गुड मॉर्निंग टाइम्स नाउ नाउ भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूं श्रुतिका आप सभी के साथ में। आज हम पहुंचे हैं नरीमन पॉइंट मुंबई में और यहीं से आपको देश और दुनिया की तमाम खबरें फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में बताने वाले हैं। तो अगले 1 घंटे तक आप बने रहिएगा हमारे साथ में। हर एक खबर मॉर्निंग अपडेट के साथ में आपके सामने रखने के लिए हम हाजिर हैं। उसके बाद में फ्रेश एंड फास्ट में भी देंगे आपका साथ। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ में जिसका असर पूरे एशिया पर पड़ने वाला है। आपको बता दें, बांग्लादेश एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलस रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट की जानकारी मिली है जिसके बाद में तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि उस्मान हादी आखिर कौन था। शेख हसीना के तख्ता पलट का ये प्रमुख चेहरा रहा है। इंकलाब मंच के संस्थापकों में से एक था उस्मान हादी। तो आप सोचिए कि पहले शेख हसीना का जो तख्ता पलट होता है वो होता हुआ नजर आता है। उसके बाद में जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है उसका भी तख्ता पलट हो जाता है। फिलहाल मौत हो गई है उस्मान हादी की। भारत का कट्टर विरोधी हसान जो उस्मान हादी है शुरू से रहा है, कुछ दिन पहले ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा उसके द्वारा जारी भी किया गया था। नॉर्थ ईस्ट बिहार, बंगाल, उड़ीसा को अपना बताता रहा है और साथ ही ढाका आज सीट से इस बार चुनाव लड़ने वाला था। इसके साथ में 12 दिसंबर को चुनाव प्रचार में उसके सिर में गोली मार दी गई थी, जिसके बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, सिंगापुर में रेफर किया गया और वहां पर दम तोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में सिंगापुर के अस्पताल में भर्ती था और उसके बाद में उसकी मौत हो गई है। उसी के बाद से हिंसा भड़क उठी है और इसी के साथ में लगातार जो आगजनी है वो की जा रही है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री बीर बहादुर के घर को कांड के ऊपर गिरिराज सिंह का बयान अब सामने आया है। नीतीश कुमार का बचाव करते हुए गिरिराज सिंह नजर आए। दरअसल आपको याद होगा कुछ दिन पहले नीतीश कुमार का एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है, जिसमें नीतीश कुमार एक महिला का हिजाब खींचते हुए नजर आ रहे थे। और ऐसे में अब गिरिराज सिंह का ये कहना है कि हर चीज को इस्लाम से जोड़ने की जरूरत नहीं है, इस्लाम से जोड़ने की परंपरा चलती आ रही है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो कोई हिजाब के अंदर से नियुक्ति पत्र लेगा। एयरपोर्ट पर जाए और कहे मैं हिजाब नहीं हटाऊंगा, मुझे जाने दो अंदर, ये तो बेवकूफी भरा प्रश्न है। और इसे हर चीज में इस्लाम से जोड़ने की एक नई परंपरा हो गई। लोगों को डराने के लिए कोई पंजाब, कोई पाकिस्तान से फतवा जारी करेगा, लगता है जागीर है। एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। नरीमन पॉइंट पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यही से आपको देश और दुनिया की तमाम खबरें बता रहे हैं। खबर आपको बताते हैं गुजरात से, जहां राजकोट के अंदर भयंकर आग लगी। दरअसल बताया जा रहा है कि जो बैग की शॉप थी और साथ साथ में जो जानकारी मिली है, कंबल की दुकान में भयंकर आग लग जाती है जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, इसकी आशंका जताई जा रही है। तो जो अभी शुरुआती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ आग लग जाती है और आग बहुत ज्यादा भयानक थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब आप देखिए आग लगने के बाद में चीख पुकार मच जाती है, अफरा तफरी का माहौल देखा जाता है, लोग कैसे डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आग बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है, वो आप तस्वीरों में देखिए आग की लपटें उठती हुई देखी जा सकती है। किस तरीके से पूरे गोदाम को अपनी चपेट में आग ले लेती है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की शुरुआत होती है। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं फेमस यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी की, जो कि दुबई में जाते हैं, क्रूज पे शादी करते हैं, लेकिन अब उन्हीं के लिए ये पूरा जो शादी हुई ये मुसीबत बन गई है। दरअसल इनके घर पर अब ईडी का छापा पड़ा है, 12 अधिकारी भी पहुंचते हैं और साथ ही साथ सट्टेबाजी ऐप से भी ये पूरा मामला जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या क्या जानकारियां सामने आ रही हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कहते हैं कि पैसे की चकाचौंध छिपाए नहीं छिपती। ऐसा ही हुआ यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के साथ। जब उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल दुनिया के सामने आने लगी तो वो अब ईडी की आंखों में भी खटक गए। इसलिए बुधवार को ईडी की टीम ने अनुराग द्विवेदी के 9 ठिकानों पर छापा मारा और 12 घंटे तक उनकी संपत्ति और दूसरे अहम कागजातों की जांच की। उन्नाव के नवाबगंज
स्थित गांव खुजराहो से निकलकर अनुराग द्विवेदी डिजिटल की दुनिया में अपना सिक्का जमाया। ड्रीम 11 में छोटी सी नौकरी करने के बाद खुद का ऐप लॉन्च किया और करोड़ों का मालिक बन गया। कम से कम लाखों की लग्जरी गाड़ियां, करोड़ों की गाड़ियां से घूमने वाला अनुराग द्विवेदी अब ईडी के शिकंजे में है। विदेश में शादी करने के बाद जैसे ही वापस लौटा तो दरवाजे पर ईडी खड़ी हुई थी। ईडी की 2 टीमें इनके पैतृक घर और इन्होंने कस्बे स्थित घर पर छापेमारी की। तकरीबन 12 घंटे तक छापेमारी की गई। फिलहाल अहम दस्तावेज ईडी अपने साथ लेकर गई है। बड़ा सवाल ये उठता है कि कम समय में बड़ी रकम किस तरीके से अर्जित की गई है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। सिलीगुड़ी में गैर कानूनी सट्टेबाजी मामले में ईडी की टीम अब अनुराग द्विवेदी के घर तक पहुंच गई है। जांच में पता चला है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी ने गैर कानूनी ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने में सक्रिय और अहम भूमिका निभाई। जांच में ये भी पता चला है कि अनुराग द्विवेदी ने हवाला चैनलों के जरिए दुबई में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। अनुराग द्विवेदी की 4 लग्जरी गाड़ियों को काली कमाई का हिस्सा होने की वजह से जब्त किया गया है, जिसमें लैम्बोर्गिनी उरुस, जिसकी शुरुआती कीमत 4 करोड़ 18 लाख रुपए है। दूसरी जब्त गाड़ियों में मर्सिडीज, फोर्ड एंडेवर और थार शामिल है। अनुराग द्विवेदी ने भारत के बाहर खासकर दुबई में अचल संपत्तियां खरीदी हैं। ये भी पता चला है कि अनुराग द्विवेदी भारत छोड़कर दुबई में रह रहा है। उन्हें अब तक कई समन भेजे जा चुके हैं, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। 22 नवंबर को अनुराग ने लखनऊ की रहने वाली प्रेमिका से दुबई में क्रूज पर शादी की थी। अपनी शादी में उन्नाव के नवाबगंज से करीब 100 रिश्तेदारों के दुबई आने जाने और ठहरने का खर्च उसी ने उठाया था। शादी में बॉलीवुड की कई हस्तियां भी शामिल हुई थी। आपको अगली खबर बताएं, उससे पहले आपको बता देते हैं कि 8 बजे फ्रेश एंड फास्ट में हमारा साथ जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के घर पर आखिर पुलिस क्यों पहुंचती है, इनकम टैक्स की पुलिस क्यों पहुंचती है, सबकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले बंगाल से खबर आपको बताते हैं। दरअसल टीएमसी, जो कि ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी है, उनके विधायक हैं मदन मित्रा, जिनके द्वारा एक विवादास्पद बयान भगवान श्री राम को लेकर दे दिया गया है। उनकी तरफ से दरअसल ये कहा गया है कि भगवान श्री राम तो मुस्लिम थे, और जब ये बयान उन्होंने दिया तो उसके बाद से ही बवाल गहराता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ हो रहा है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा के एक बयान पर सियासी बवाल मच गया है। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक मदन मित्रा ने भगवान राम को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की है। सोशल मीडिया पर उनके एक भाषण की क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें टीएमसी विधायक दावा कर रहे हैं कि भगवान राम मुस्लिम थे। जी हाँ, सही सुना आपने, उन्होंने कहा कि भगवान राम मुस्लिम थे। बंगाली में दिए भाषण में मित्रा ने बीजेपी की आलोचना करते हुए प्रभु राम को मुस्लिम बता दिया। আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, আমি মদন মিত্র বলছি কি করবেন? আপনি প্রমাণ করুন রাম হিন্দু ছিলেন, রামের টাইটেল কি ছিল? मदन मित्रा के इस बयान पर बीजेपी भड़क उठी है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने एक्स पर मदन मित्रा के भाषण की क्लिप शेयर करते हुए इसे हिंदू भावनाओं का अपमान बताया। तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम मुसलमान हैं। ये 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है, ये हम सब हिंदुओं का अपमान है। इससे ये स्पष्ट होता है कि तृणमूल कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी है, जिसमें हर तृणमूल कांग्रेस का नेता हिंदुओं के खिलाफ बयान ममता बनर्जी के कहने पर कहता है। हालांकि विवाद बढ़ता देख मदन मित्रा ने अपने बयान पर यू टर्न मारा है और अपने बयान को AI जनरेटेड और मनगढ़ंत बताया है। फिलहाल मदन मित्रा अब कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी अब मित्रा के बयान पर टीएमसी को घेरने का मौका नहीं छोड़ने वाली। खबरों में बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां से जो मशहूर कथावाचक है पुंडरीक गोस्वामी, उनको गार्ड ऑफ ऑनर देने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस क्लिप के वायरल होने के बाद में सियासी भूचाल मचता हुआ नजर आ रहा है और कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो या फिर चंद्रशेखर आजाद हो, दोनों ने ही इसके ऊपर आपत्ति जताई है और इसकी आलोचना भी की है। हालांकि बीजेपी की तरफ से एसपी से इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, क्योंकि तूल इतना ज्यादा ये मामला पकड़ रहा है। आप देखिए रिपोर्ट। यूपी की बहराइच पुलिस का मशहूर कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर देने का मामला तूल पकड़ चुका है।
समाजवादी पार्टी ने इसे संविधान का खुला उल्लंघन बताते हुए इसे बाबा साहब का अपमान बताया है। वीडियो करीब 1 महीना पुराना बताया जा रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि एसपी RN सिंह ने कथावाचक के लिए पूरी की पूरी परेड करवा दी। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर कर सवाल उठाया कि कथावाचक कौन से संवैधानिक पद पर हैं जो इन्हें सलामी दी गई। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जब पूरा पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी मस्त रहेगा। वहीं नगीना सांसद और भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर ने इसे सीधे बाबा साहेब का अपमान बताया है। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तथाकथित राम राज्य में अब हालात ये हैं कि आस्था को संविधान से ऊपर, धर्म को कानून से ऊपर और कथावाचकों को संवैधानिक पदों से ऊपर बैठाया जा रहा है। विवाद बढ़ता देख बहराइच पुलिस का भी बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया कि जवानों में बढ़ते अवसाद और तनाव को रोकने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कथावाचक गोस्वामी को बुलाया गया था। फिलहाल इस मामले में सच जो कुछ भी हो, लेकिन जल्दी ये मामला ठंडा होता नहीं दिख रहा। साक्षी, आपको याद होगा भी हाल ही में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की तरफ से मीडिया पर हल्ला बोल किया गया था, लेकिन इस बार हुआ यूं है कि हल्ला बोल अनिरुद्धाचार्य योगी सरकार किस तरीके से ऑपरेशन टॉर्च चला रही है और जो बांग्लादेशी हैं या फिर घुसपैठिए हैं उनको पकड़ा जा रहा है और जो बस्तियां हैं अवैध वहां भी दबिश दी जा रही है। बीते दिन की ही जानकारी सामने आई, जहां पर बंगाली मोहल्ले में जब पुलिस पहुंचती है कैसे हड़कंप मच जाता है। उसके बाद में कई सारे ऐसे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की जानकारी पुलिस तक पहुंचती है जिनको अब डिपोर्ट किया जाना है। क्या कुछ हो रहा है आप देखिए। योगी सरकार ने ठान लिया है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पूरी यूपी को साफ कर दिया जाएगा। यूपी में ना तो बांग्लादेशी को शरण दी जाएगी और ना ही किसी रोहिंग्या को पनाह। इसी कड़ी में कानपुर के बंगाली मोहल्ले में देर रात एसीपी ने पूरे पुलिस दल बल के साथ झुग्गी बस्तियों में सर्चिंग अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है, अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कानपुर पुलिस दिन में तो चेकिंग अभियान चला ही रही है, लेकिन रात में भी ऑपरेशन टॉर्च लगातार जारी है। चेकिंग के दौरान बंगाली कॉलोनी में तमाम ऐसे लोग सामने आए जिनके पूर्वज पाकिस्तान के रहने वाले थे और जो 70 के दशक में कानपुर आए थे, लेकिन जो वर्तमान में लोग हैं उनका जन्म यहीं पर हुआ। उनके पास आधार कार्ड भी मिले और सभी का SIR फॉर्म भी भरा हुआ है। ये जो है ये इसको हम लोग RE फॉर्म बोलते हैं, रिहेबिलिटेशन सर्टिफिकेट। जो हमारे बाप दादा जब बांग्लादेश से जब इंडिया शरणार्थी के रूप में जब आए तो सरकार द्वारा उनको जो है ये सर्टिफिकेट देके यहाँ पे बसाया गया, ये प्रूफ है। फिलहाल पुलिस सभी के आधार कार्ड चेक कर रही है, जिसका सत्यापन भी कराया जाएगा कि कहीं इनमें से कोई रोहिंग्या या कोई बांग्लादेशी तो नहीं है। कुल मिलाकर यूपी हो या बिहार, बंगाल हो या आसाम, हर जगह बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की धरपकड़ तेजी से हो रही है और उनको चुन चुन कर प्रदेशों से वापस भेजा जा रहा है। और जिस तेजी के साथ ये काम हो रहा है, लगता है कि जल्द ही कई प्रदेश इन बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से मुक्त हो जाएंगे। मुंबई के नरीमन पॉइंट से लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। आपको खंडवा लेकर चलते हैं, जहां पर खंडवा में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें कैमरा में कैप्चर हुई हैं। जैसे मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ऐसी ही ये बिल्डिंग थी जहां रोज सैकड़ों लोगों का आना जाना था और ये अचानक से जमींदोज हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है आप देखिए इस रिपोर्ट में। चंद सेकंड में मकान जमींदोज। गुरुवार को खंडवा में एक 3 मंजिला इमारत देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। बिल्डिंग में मेडिकल की होलसेल एजेंसी चलाई जाती थी। अंदर 25 से 30 कर्मचारी रोज काम करते थे, लेकिन गनीमत देखिए, गुरुवार को छुट्टी थी और इस वजह से एजेंसी बंद थी। इसके अलावा जिस वक्त यह हादसा हुआ तब आसपास के लोग भी नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे हुए थे, जिस वजह से बड़ी जनहानि टल गई। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग से सुबह से ही रेत झड़ रही थी और धूल का गुबार उठ रहा था, लिहाजा बिल्डिंग गिरने के संकेत पहले ही मिलने लगे थे और शाम होते होते 3 मंजिला बिल्डिंग पूरी तरह ढह गई। इस इमारत के ठीक बगल में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी नींव काफी गहरी खोदी जा रही है। आरोप है कि गहरी खुदाई बिना परमिशन के हो रही थी और इसी वजह से इमारत हिल गई। ये बिल्डिंग जमींदोज हो गई और देखते ही देखते सब तबाह हो गया।